स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब 498 ए का 406 का या डीपी एक्ट का जब कंप्लेन जब जाती है थाने में तो इसको किस तरीके से डील किया जाता है, इसके बाद की क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। आपको जब थाने से बुलाया जाता है तो आपको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर आप जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आपकी गिरफ्तारी तुरंत ही हो जाएगी ऐसे केसेस में। सारे पॉइंट पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। जब भी कोई भी महिला घरेलू प्रताड़ना की शिकायत लेकर के थाने में जाती है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पुलिस वालों का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि पहले वो उसकी बातों को सुनते हैं और मामले की परिस्थिति को वो उसी वक्त पे समझ जाते हैं कि क्या ये बहुत गंभीर मामला है, या शिकायत अगर की जा रही है तो क्या ये सही शिकायत की जा रही है या कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत उसमें फंसाया जा रहा है पति को और उसके घर वालों को। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनको देख करके, जिनको सुन करके वो खुद समझ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब इस तरह की शिकायत लेकर के महिला थाने में जाती है और पुलिस वालों को ये लगता है कि ये झूठी शिकायत कर रही है तो उसे उसी वक्त वहां से डांट करके भगा दिया जाता है। या अगर पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये जो बात है वो बहुत छोटी सी बात है और ये बहुत ही गंभीर रूप ले रही है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि उस महिला को पहले समझाते हैं। अगर वो महिला तब भी नहीं मानती है तो एक बार उसके पति को बुला करके बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं कि आप अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाइए, आप दोनों यहाँ पर समझौता कर लीजिए। अभी हाल में ही एक जगह यही से केस हुआ था किसी थाने पर, थाने का नाम अभी बहुत क्लियर नहीं है। यह क्या हुआ था कि बहुत ही एक एजेड हस्बैंड वाइफ थे, उन दोनों के बीच में कुछ मतभेद हुआ और वो मामला ऐसा हुआ कि वो थाने पे पहुंच गया। उसके बाद वहां पर पुलिस वालों का एक बहुत ही अच्छा रोल था कि पुलिस वालों ने दोनों को बैठाया और बैठा करके उन दोनों को समझाया। समझाने के बाद मिठाई मंगा करके एक दूसरे को उन दोनों से खिलवाया गया। मतलब पति ने अपनी पत्नी को मिठाई खिलाई और पत्नी ने अपने पति को मिठाई खिलाई। तो इस तरीके से ये मामला यहाँ पर खत्म हो गया। तो कई जगह अगर पुलिस वाले पहले ही समझदारी दिखा देते हैं तो बातें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती हैं। आज के इस वीडियो में बिल्कुल हम प्रैक्टिकल पहलुओं पर बात करेंगे। इसके बाद फिर कभी कभी क्या होता है कि जब महिला थाने पर जाती है शिकायत लेकर के और जाकर के अपनी कंप्लेन दर्ज कराती है तो वहां पर क्या होता है कि पुलिस वाले उसकी कंप्लेन को सुनते हैं और उसके बाद फिर उसके हस्बैंड को कॉल की जाती है और कॉल करके एक दिन फिक्स करके बुलाया जाता है। और ये जो दिन होता है, अगर हम दिन की बात करें तो मैक्सिमम करके ऐसे केसेस पे जो काउंसलिंग होती है, जो दोनों के बीच में राजीनामा वगैरह जो कराने का प्रोसेस होता है वो संडे के दिन पर होता है। तो कई बार आपके पास कॉल आती है और आपको संडे को बुलाया जाता है तो आपके मन में ये डाउट आता है कि क्यों, आखिर संडे को क्यों बुलाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपने मन में किसी भी तरह की कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले जो होते हैं वो मैक्सिमम करके संडे को ही थाने पर निपटाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अगर महिला जा रही है थाने पर शिकायत लेकर के जाती है और पुलिस वालों को ये लगता है कि एक बार इसमें काउंसलिंग की जरूरत है तो वो काउंसलिंग कराते हैं, उनको बुला करके दोनों को समझाते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि थाने पर कंप्लेन को लेना, कि अगर कोई भी महिला जा रही है, कई बार आपका ये भी कहना होता है कि पुलिस वालों ने कंप्लेन लिख ली, उन्हें पता है लेकिन फिर भी कंप्लेन लिख ली है। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है कि अगर कोई भी महिला जाती है और जाकर के इस तरह की कंप्लेन करती है तो आपको कंप्लेन को वहां पर सुनना है, उसको दर्ज करना, मतलब वहां पर आपको कंप्लेन को ले लेना है। लेकिन एफआईआर आपको तुरंत नहीं दर्ज करनी है। आप कंप्लेन तो ले लेंगे लेकिन आप एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं करेंगे। और इसके बाद फिर आपको जो पुलिस वालों को गाइडलाइंस दी गई है वो ये दी गई है कि पति को थाने पर पहले आप कॉल करके बुलाएंगे, और अगर ऐसे में पति को जब थाने से कॉल जाती है तो आपके मन में ये डाउट आता है फिर कि क्या हमें थाने पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या हमें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी। तुरंत गिरफ्तारी बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं, जबकि धाराएं कुछ संगीन किस्म की बताई जाती हैं। जैसे पत्नी के द्वारा ये बात बताई गई है, जो घरेलू मारपीट की जो बात की गई है, तो उसमें जो मारपीट है वो एकदम दिखती है कि हाँ, उसे किस तरीके से, कितनी ज्यादा उसे चोटें पहुंचाई गई हैं। तो इस तरह की अगर कोई मारपीट होती है, या पत्नी ने उसमें रेप की बात बताई है कि पति के द्वारा उसके साथ रेप किया गया है, या 377 की अगर बात बताइए कि अप्राकृतिक रूप से सेक्स किया गया है, तो ये सारी बातों में अगर आपके साथ आपके खिलाफ कंप्लेन की गई है तो वहां पर कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हो सकता है कि आपकी गिरफ्तारी ऐसे मामलों में संभव हो सके। अन्यथा अगर केवल हम 498 ए की बात करते हैं, डीवी एक्ट में अगर शिकायत की जाती है, या फिर 406 में अगर मुकदमा की कंप्लेन की जाती है,
तो ऐसे मामलों में आपकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जैसे अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है कि आप ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं करेंगे, तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। पहले की जो स्थिति थी वो ये थी कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी तुरंत की जाती थी, लेकिन अब की जो स्थिति है वो ये हो गई है कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी तुरंत नहीं की जाएगी। तो आपको यहाँ पर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर पुलिस वालों का कॉल आपके पास आती है और आपको थाने पर बुलाया जाता है तो आप जाइए। अगर आपको कहीं भी ये अंदेशा है कि आपने कुछ गलत किया है, थोड़ा भी अगर आपने गलत किया और आपको लगता है कि वो आपकी ऐसी गलती है जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप अपने किसी भी एक एडवोकेट से आप बात कर लीजिए और उनको लेकर के आप वहाँ थाने पर जाइए। साथ में आप उनको, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कुछ मित्र होते हैं जो कि इस फील्ड में होते हैं, तो आप उनको भी आप नॉर्मली कह सकते हैं कि वो आपको 1 घंटा अपने साथ दे दें और आपके साथ वो थाने पर चले जाएँ। इसके अलावा फिर आपको, अगर आपको मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है और आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, थाने से आपके पास कॉल आई है, तो भी अगर आप उस स्थिति में जा रहे हैं, तो आप अपने कुछ रिलेटिव्स को, जैसे 2 या 3 रिलेटिव्स को, अपने घर वालों में से किसी को भी आप थाने पर साथ में लेकर के जाइए, अकेले मत जाइए। और अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत वगैरह हैं जिससे कि आप अपना पक्ष सही से रख सकते हैं, तो आप उन सबूतों को ज़रूर वहाँ पर लेकर के जाइए और पुलिस के सामने आप उन बातों को बताइए वहाँ पर, जिससे कि उन्हें भी ये एहसास हो कि जो मामला बताया जा रहा है वो बिल्कुल ही विपरीत है इस उससे। तो ये तो बात हो गई कि आपके पास जब कॉल आती है तो फिर आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, कि आपको डरना है, आपको नहीं जाना है, आपको जाना है, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। अब इसके बाद फिर आपको, जब उस दिन आप जाते हैं थाने में, जब मीडिएशन के लिए बुलाया जाता है और आप जब जाते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा समझ के काम लेना है। ये नहीं कि आप बहुत ही ईगो में आकर के आप बात कर रहे हैं, आप बहुत ताव में आ जा रहे हैं छोटी-छोटी बातों पर। तो इस तरह के आपको बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मामला सही हो सकता है और आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो सही हो सकता है, तो आप बिल्कुल आप उसका प्रयास करिए और आप अपने रिश्ते को सही कर लीजिए। अगर बात छोटी-सी, अगर सॉरी से अगर खत्म हो सकती है, तो आप वहाँ पर सॉरी बोल देंगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये तो बात हो गई आपका कि आप किस तरीके से ऐसे में आप कैसे डील करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है। इसके बाद फिर अगर राजीनामा आप लोगों का होता है, जैसे कि आप जब थाने पर जाते हैं, मीडिएशन हो रहा है और वहाँ पर राजीनामा हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको, अगर आप दोनों साथ में रहने के लिए सहमत हैं, तो आप राजीनामा में इस बात को आप वहाँ पर लिखवा लीजिए। और या फिर अगर ऐसा होता है कि स्थिति ऐसी बनती कि आप दोनों ये चाहते हैं कि हम म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे के साथ अलग हो जाएंगे, तो आप उन चीज़ों को वहाँ पर मेंशन करा लीजिए। लेकिन यहाँ पर आप अपने ईगो को बिल्कुल ही दूर रखिए, क्योंकि कभी कभी बातें ऐसी होती हैं कि आपके थोड़े से ईगो की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं और बाद में आपको कुछ समय बाद इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने क्या गलती कर दी। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने ईगो को ख़त्म करके और आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप संभाल लीजिए। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर करना ये बहुत ही खराब बात होती है कि अगर आपने किसी के साथ आप एक बंधन में बंधे हैं और आप फिर उस बंधन को आप कोर्ट तक लेकर के जाते हैं, तो ये बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचिए। अगर किसी भी पॉइंट पर आप एग्री नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी। करनी चाहिए। अगर आप उसके बाद भी एफआईआर दर्ज हो आप एग्री नहीं हो रहे हैं, दोनों में से कोई भी है जो किसी पॉइंट पर एग्री, जैसे मीडिएशन का टाइम चल रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसी डिमांड वगैरह रखी जा रही है जिस पर आप एग्री नहीं हो रहे हैं, आपकी पत्नी एग्री नहीं हो रही है, तो इसके बाद फिर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। लेकिन इससे पहले पति से सारा स्त्री धन पत्नी को दिलवा दिया जाना चाहिए। जो पुलिस वाले हैं उनके द्वारा ये कोशिश की जानी चाहिए कि जितना भी स्त्री धन था वो सारा का सारा पति से पत्नी को दिलवा दिया गया रहे, और उसका एक पूरा ब्यौरा रख लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें थी, पत्नी को क्या स्त्री धन क्या क्या था, उसमें से किन किन चीज़ों को लौटा दिया गया, तो उसका एक ब्यौरा होना चाहिए जो कि थाने में भी हो, पत्नी के पास भी हो और एक पति के पास भी उसकी कॉपी हो। तो इससे क्या होगा, जब 406 का जब केस होता है कि इतना हमारा स्त्री धन था तो ये ले लिया गया, तो इस स्थिति से आप बच जाएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली आपको बात है। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि ऐसी इन धाराओं का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, जैसे कि इसे आतंकवादी धारा भी कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जगह ये निर्णय दिए और उसमें ये पुलिस को ये पावर दी कि अगर पुलिस वालों को ये लगता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम उस एफआईआर में गलत लिखवाया गया है, उनके ऊपर केस बनता ही नहीं है, तो पुलिस के पास ये पावर है कि उनका वो नाम हटवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि अगर आपको ये लगता है
कि आपके घर वालों का नाम गलत डलवाया गया है, उनकी वहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, तो आप जाकर के एक बार थाने में आप बात करके उनके नाम आप पहले वहाँ से निकलवा सकते हैं। अगर उस वक़्त भी नहीं निकले नाम, आप थाने जाते हैं और किसी वजह से, जैसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो लड़की पक्ष के जो सोर्स होते हैं वो बहुत ही हायर सोर्स होते हैं, पावरफुल वो लोग होते हैं, तो इन वजहों से भी पुलिस वाले नहीं नाम निकालते या फिर गलत केस कर देते हैं। तो अगर आपकी वहाँ पर नहीं सुनी जा रही, तो आप इस पॉइंट पर आप क्वेसिंग के लिए जा सकते हैं। आप क्वेसिंग के लिए इस पॉइंट पर भी जा सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पत्नी ने केस किया हुआ है 498 ए का, उसके बाद फिर आप दोनों के बीच में समझौता हो गया, और समझौता होने के बाद फिर 1-2 साल बाद फिर क्या करती है पत्नी, फिर जाकर के ऐसे ही केस कर देती है। तो आप ये दुर्भावना के उस पे भी आप क्वेसिंग के लिए जा सकते हैं, एफआईआर को आप क्वेस करवा सकते हैं कि आपकी पत्नी ने एक बार इस तरीके से कंप्लेन की थी, उसके बाद फिर आप लोगों के बीच में समझौता हो गया था, उसके बाद फिर वो परेशान करने के लिए दुर्भावनापूर्वक फिर से वो इसी तरह की कंप्लेन कर रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को बेवजह का परेशान किया जा रहा है, इस पॉइंट पर भी आप अपने एफआईआर को क्वेस करवा सकते हैं, आप अपने इस केस को क्वेस करवा सकते हैं। आप पुलिस वालों के द्वारा नाम निकलवाए जा सकते हैं, मतलब अगर पुलिस वाले चाह लेते हैं तो किसी का भी नाम निकाल सकते हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि इनके ऊपर केस नहीं बनता है तो। एफआईआर करने के बाद फिर पुलिस का काम होता है कि 161 का बयान दर्ज करती है, फिर गवाहों का बयान लेती है, और अगर मारपीट हुई है तो मेडिकल भी करवाएगी। अगर पत्नी के द्वारा ये कहा गया है कि मारपीट हुई है तो पुलिस वाले वहाँ मेडिकल करवाते हैं, और मौके पर फिर जा करके वो क्या करते हैं कि नक्शा वगैरह बनाते हैं, जहाँ पे जिस प्लेस की घटना बताई जाती है, किस प्लेस की घटना है, तो उस प्लेस की घटना का वो पूरा नक्शा तैयार करते हैं। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद जब सभी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो सारे एविडेंस, मेडिकल, नक्शा और ये सारी चीज़ें मौके पर प्राप्त कर लेने के बाद उनका क्या काम होता है कि वो चार्जशीट के साथ इन चीज़ों को पेश कर देते हैं। चार्जशीट भी पेश करने की एक लिमिट होती है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि पुलिस के पास अगर कुछ जेन्युइन रीज़न होते हैं तो वो उन रीज़न्स को लगा करके लेट भी चार्जशीट फाइल कर सकती है। अब ये जब चार्जशीट फाइल करने की बात आती है तो कुछ स्टेट में तो ये प्रोविज़न है कि जब चार्जशीट फाइल करने पुलिस वाले जाएँगे तो पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कुछ जगह पर है कि आपको नोटिस भेज दी जाती है कि इस डेट पर चार्जशीट फाइल होगी, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएँगे कोर्ट में अपने किसी वकील के साथ पे उपस्थित होने के लिए आपको कहा जाता है। आप अपने वकील के साथ वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर आपसे कोर्ट में पूछा जाता है कि क्या आप अपने आपके ऊपर जो भी अपराध वगैरह लगाए गए हैं, जो भी ऑफेंसेस लगाए गए हैं, क्या आप उनको स्वीकार करते हैं? अगर आप उनको स्वीकार करते हैं, तो फिर आपको जो भी पनिशमेंट वगैरह होती है, वो दी जाती है, और अगर आप ये कहते हैं कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे में फिर ट्रायल आपको फेस करना पड़ता है। इसके बाद से फिर सारी चीज़ें, जैसे आपको एक वीडियो के माध्यम से उसमें बताया गया था कि किस तरीके से ट्रायल वगैरह फेस होता है, उसमें कैसे-कैसे बयान लिए जाते हैं, किस तरीके से फिर मतलब पूरे निर्णय तक की प्रक्रिया आपको बता दी गई थी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसके आगे की जानकारी देखने के लिए, अगर आपको ज़रूरत है तो। तो ये एक पूरा प्रोसेस था कि जब पत्नी जाती है और घरेलू हिंसा की जब रिपोर्ट करती, कंप्लेन करती, तो किस तरीके से वहाँ पर काम किया जाता है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और दूसरे टॉपिक पर आपको जो भी वीडियो चाहिए आप बताइए। इसके अलावा अगर आपने कुछ टॉपिक्स वगैरह आपने बताए थे जिस पर अभी तक वीडियो नहीं मिल पाए, तो आप एक बार फिर से उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि चीज़ें दिमाग से मिस कर जाती हैं, तो फिर याद नहीं रह जाता उस वक़्त कि किस टॉपिक पर वीडियो आपने सजेस्ट किया था, या आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए था। तो आप उसे एक बार ड्रॉप कर दीजिए फिर से, जो भी आपको जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉल पर बात करना चाहते हैं, आप अपने केस से संबंधित कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको वहाँ से पेमेंट की लिंक मिल जाएगी। पेमेंट करने के बाद फिर आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक होती है, जिसके बाद फिर एक फ़िक्स टाइम पर आपके पास कॉल जाती है, और उस वक़्त फिर आप अपनी जो भी आपको सजेशन वगैरह चाहिए अपने केस से रिलेटेड, तो आप अपनी बातें आप बता सकते हैं, और आपको आपके केस से संबंधित सही सजेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।